So let's start now. The third method by to produce the or to induce the EMF by changing the orientation, है ना। अभी तक हमने क्या देख लिए थे, दो मेथड देख लिए थे, जिसके अंदर हम या तो मैग्नेटिक EMF को इंड्यूस करने के लिए हमारा मेन एम था मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराना। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला phi = BA cos थीटा, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो तो phi चेंज हो जाएगा और EMF इंड्यूस हो जाएगा, या फिर एरिया चेंज कर दो तो phi चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण EMF इंड्यूस हो जाएगा। और लास्ट है थीटा cos थीटा। तो थीटा वेरी कर दे, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम जो भी हमारी कॉइल है उसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल यानी कि ओरिएंटेशन किसकी, जो कॉइल ले रहे हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में अगर आप चेंज कर दो, आप इसको चाहो तो चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन विद रेस्पेक्ट, है ना। सो रिलेटिव ओरिएंटेशन, तो अगर आप एंगल चेंज कर दोगे तो भी क्या हो जाएगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा। एंड जो ये कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट बनता है किसका, मेन बेस या मेन कॉन्सेप्ट फॉर AC जनरेटर, या उसी का ये रूल है AC जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल कि AC जनरेटर हाउ दे वर्क, ठीक है। AC जनरेटर का रूल देखिए साहब कैसे करेंगे यहां पर। तो हमने मान लिया लेट सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ इस तरीके से, मान लीजिए नॉर्थ, ठीक है, ये ले लिया हमने साउथ। तो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है। लेट्स सपोज दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आई कैप डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। मोर एप्रोप्रिएटली समझने के लिए बी की डायरेक्शन आप मान सकते हो, इस डायरेक्शन में है आई कैप डायरेक्शन में प्लस एक्स एक्सिस के अलाउंग। इसके अंदर मैं एक रखने वाला हूं कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल मान सकते हो आप, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए। तो इस कॉइल को मैंने इस तरीके से रख रखा है, इस तरीके से, ठीक है। कौन, तो ये प्लेन जो है, या अगर ये बोलूं कि दिस इफ दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहां गया, 1 सेकेंड, या ये चलिए डस्टर से कर लेते हैं। ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी ये वाली ले लूं, ये इसके अबाउट घूम रहा है, तो ये जो मेरी फिंगर है ये किसका काम कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने जो रख दी है, जो दोनों फिंगर वाली लाइन है, ये है मेरी Z डायरेक्शन के अंदर, Z एक्सिस के अलोंग ऐसे रख रखा है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस वन इज द एरिया वेक्टर, ये इसका एरिया वेक्टर है ऐसा, ठीक। तो अभी मैंने इसको रख रखा है ऐसे, इस कॉइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल को, और इसको मैं ऐसे रोटेट कर सकता हूं। तो अभी इनिशियल फर्स्ट फेज के अंदर हम रखेंगे इस रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसको मैं डस्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऐसे ही इसका एरिया वेक्टर हो गया। तो राइट नाउ फर्स्ट सिचुएशन में कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड? जीरो। सभी को समझ में आ गया। अब मान लीजिए मैंने इसको, अगर मैं इस कॉइल को थीटा एंगल से घुमाऊं तो बताइए एरिया वेक्टर कितने एंगल से घूमेगा? थीटा एंगल से। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ पहले ये यहां पर था इस तरीके से, अब इसको जब मैंने ऐसे रोटेट कर दिया तो ये इसके साथ कितना एंगल बना चुका होगा? थीटा। ये चीज मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई होगी, ये बी है, ये एरिया वेक्टर है। तो इनिशियली मैंने इसको प्लेस कुछ इस तरीके से कर रखा था, ये कॉइल हो गई, और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेते हैं जिसके अबाउट ये घूमने वाली है ये कॉइल, ठीक है, ये ऐसे, और घुमा करके हम कुछ थोड़ा सा हमने इसको चेंज कर दिया, ये कुछ इस तरह से लेकर के आ गए, और ये इसने थीटा एंगल बना डाला, है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको कि इस तरह से मैंने रोटेट कर दिया। तो शुरू में एंगल था θ1 = 0, θ2 हो गया थीटा। तो व्हाट इज द, कितने एंगल से घूम गया ये थीटा से, डेल्टा थीटा कितना हो गया, या डी थीटा अगर मैं पूछूं
तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये अभी भी मेरी z के अलोंग ही चल रही है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसको हमने डी थीटा यहाँ पर कितना हो गया, थीटा से घुमा दिया। डी थीटा बोलो या डेल्टा थीटा, अगर स्मॉल एंगल से रोटेट किया है तो डी थीटा, कंसिडरेबली एंगल से रोटेट किया तो डेल्टा थीटा, नथिंग एल्स। सो इनिशियली इट वाज बीइंग प्लेस्ड इन सच अ वे कि ये जो मेरा हैंड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कॉइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल को, तो बिल्कुल इनवर्ट इस डायरेक्शन के अंदर अंदर की तरफ रखा हुआ था। सो इन केस वन यहां पर this was the area vector, this was the magnetic field, ये area vector magnetic field, that's why initially theta 1 was 0, ये theta 2 हो गया साहब, थीटा हो गया। अब इसको हम ऐसे कंटिन्यूएशन के अंदर रोटेट करते जाएंगे और चेक करते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छा, क्यों कर रहे हैं, फिर से माइंड में कॉन्सेप्ट, हमारा एम क्या चल रहा है, टू इंड्यूस द ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला बोले तो डी फाई बाई डी टी, और फाई का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, डन। तो इसका मतलब फाई में चेंज आ जाए तो ई बन जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। फाई में चेंज के लिए बी को हमने सेम रखा हुआ है, एरिया को हमने सेम रखा हुआ है ना, रेक्टेंगुलर कॉइल को हम कम ज्यादा नहीं कर रहे, केवल अब ओरिएंटेशन थीटा जो एंगल बनता है एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड का उसको चेंज कर रहे हैं। तो हमने चेंज कर दिया साहब, कितने से चेंज कर दिया, डी थीटा इज इक्वल टू थीटा से चेंज कर दिया, तो ई इंड्यूस हो जाएगा डी ओवर डी टी ऑफ डी फाई। फाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, थीटा एंगल से घुमाया है तो बी ए कॉस थीटा, फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बी ए कॉस थीटा, ठीक है साहब। अब यहाँ पर है चल रहा है डी टी, यहाँ पर चल रहा है थीटा, तो अब इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कोई कहेगा सर कर लो ना, बी कांस्टेंट है ए कांस्टेंट है, अगर मैंने बी और ए को बाहर ले भी लिया तो अंदर मेरे पास कॉस थीटा बचेगा। तो बताओ कुछ कॉस थीटा को मैं बाहर ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, यस और नो, कॉस थीटा को बाहर ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं dt के रेस्पेक्ट में, नहीं ले सकते। रीजन, हम डिफरेंशिएशन के बाहर केवल वही क्वांटिटीज लेते हैं जो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है, उस चीज के रेस्पेक्ट में, उस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन में रहने वाली क्वांटिटीज अगर चेंज ना हो तो दैट कैन बी टेकन आउटसाइड। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, इसलिए हमने मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाल लिया। एरिया कम ज्यादा नहीं हो रहा टाइम के रेस्पेक्ट में, बाहर निकाल लिया। लेकिन थीटा, थीटा तो हम पहले यहां पर था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो थीटा तो हम वेरी कर रहे हैं, सो वी कांट टेक थीटा आउटसाइड। सो इसका एक तरीका, इसके दो तरीके हैं इसको करने के, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं, जो अक्सर बुक्स में लिखा होता है वो भी, और दूसरा मेथड भी बता देता हूं। तो बुक्स के अकॉर्डिंग जो जनरल बुक्स में लिख करके रखते हैं पहले वो सीख लो, फिर यहीं से मैं दूसरा मेथड भी बता दूंगा। कि हमें पता है साहब कि अगर ये रोटेट हो रहा है, रोटेशनल मोशन है, तो रोटेशन के अंदर रोटेशनल वेलोसिटी आएगी। रोटेशनल वेलोसिटी का मतलब एंगुलर वेलोसिटी, तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। ओमेगा अगर इसकी वेलोसिटी हो, सो इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, तो ओमेगा का डेफिनेशन क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, तो डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहां पर कितना है, अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि ये थीटा 1 से थीटा 2 तक आने में ये जो पूरा एंगल डी थीटा बना, थीटा 1 0 2, ये डी थीटा जो बना थीटा, वो है थीटा, और डी टी टाइम लगाए अगर टी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा बाय टी। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा टी, ओमेगा टी। टी टाइम के अंदर 0 डिग्री से थीटा एंगल हो गया, तो यहाँ थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा टी। तो यहाँ पे मैंने ओमेगा टी लिख दिया साहब, किसकी जगह, थीटा की जगह। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सो हमें क्या मिल गया, E इज इक्वल टू बी ए डिवाइड डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब ध्यान से देखें तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। अब डिफरेंशिएशन हो सकता है, व्हाट शुड बी द डिफरेंशिएशन ऑफ बी ए कॉस थीटा। अच्छा एक चीज रह गई, मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं लगाया, अगर मैग्नीट्यूड लगा दूंगा जब तो प्लस चलेगा, मैग्नीट्यूड नहीं लगाऊंगा तो बाहर क्या भी लगाना पड़ेगा मुझे, माइनस, यस और नो, ठीक है।
तो ये माइनस भी चल रहा है साहब यहाँ पर, E इज इक्वल टू माइनस BA डिवाइड बाय dt ऑफ cos ओमेगा t। जल्दी से बोलिए cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। माइनस ओमेगा साइन, वेरी गुड, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा sin टी। ओमेगा t। चेन रूल होता है ना, चेन रूल, जैसे डिवाइड dx ऑफ cos ax, तो आप पहले cos ax का करते हो तो उसको लिखते हो माइनस साइन ax, और फिर इनटू डिवाइड dx ऑफ ax, a बाहर आ जाता है और dx हो जाता है 1, तो माइनस a साइन ax, तो वही लिख दिया हमने माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। माइनस और माइनस हो गए प्लस, तो ये हो गया हमारे पास माइनस b माइनस माइनस प्लस, तो b a ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास आ गया साहब। वैसे तो आपको इस इक्वेशन को देख के कुछ कुछ होना चाहिए, लेकिन अभी शायद कुछ नहीं हो रहा होगा आपको, है ना। अच्छा, पहले मैं इसको दूसरे तरीके से भी ऑब्टेन कर दूं, आपको समझ में आ जाए। इसको मैं यही डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो जिन लोगों के मैथ्स होती है उनको थोड़ा सा इजीली ये चीज समझ में आ जाती है। बायो वाले इस तरीके से कर सकते हैं जैसा ये बुक्स में लिखा हुआ है। कॉस थीटा का टी के रेस्पेक्ट में अगर कोई चीज वेरिएबल हो और दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल हो, तो उसको हम वेरी कैसे करते हैं, जैसे चेन रूल मेथड है। तो माइनस यहाँ साइन, पर, हाँ वेरी गुड, बोलो, माइनस BA साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस डी थीटा का थीटा बाय डी, माइनस साइन थीटा डी थीटा डी बाय थीटा बाय डी टी। dt, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस, तो BA साइन थीटा डी थीटा बाय dt। अब ध्यान से देखो, डी थीटा बाय dt क्या लिख रखा है, ओमेगा, ओमेगा। और थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा टी। बन गया क्या हमारा सेम फॉर्मूला, BA यस डी थीटा ओमेगा टी, ये तो बन गया ओमेगा साइन थीटा की जगह ओमेगा टी, खत्म। सेम फॉर्मूला है ना, दोनों तरीके से ये आता है। खैर, तो ये सेम रिलेशन हमने ऑब्टेन कर लिया, यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आपको, है ना। अब इसके कुछ स्पेशल केस करते हैं ताकि इससे आपको एक स्पेशल कंडीशन देखने को मिले। कुछ पहले ये बताओ, इसमें कुछ नजर आ रहा है क्या, इसको कुछ इक्वेशन बोल सकते हैं क्या, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है क्या, SHM साइनोसॉइडल वेव का एक्सप्रेशन y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, है ना, y इज इक्वल्स टू पढ़ा a sin ओमेगा t, तो या E इज इक्वल्स टू E नॉट sin ओमेगा t। E नॉट क्या होता है, पीक वैल्यू होती है। कैसे होती है देखो, अभी अगर इसके हम स्पेशल केसेस ले लें, स्पेशल केसेस, तो स्पेशल केसेस के अंदर स्पेशल केस वन, ठीक है, जब अब ये ओमेगा टी पूरा एंगल का काम कर रहा है, ध्यान रखना है, केवल ओमेगा को सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे आप, है ना, साइन के साथ जो बीच एसोसिएट होता है वो उसका एंगल होता है, तो बेसिकली हम थीटा को पुट कर रहे हैं। सो व्हेन थीटा या ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, देन प्लेन ऑफ कॉइल, जल्दी से बताइए, जब थीटा 0 डिग्री हो जाए तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होंगे, पैरेलल। पैरेलल, और प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखना, ये दो लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा, और अक्सर न्यूमेरिकल वैल्यूज या जो वर्डिंग क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये वाली वर्डिंग दी जाती है, इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन यू शुड रिमेंबर थीटा इज 0 नॉट 90 डिग्री। सो इफ थीटा या ओमेगा टी इज 0, प्लेन ऑफ कॉइल विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, और ये मेरा हैंड जो है वो कॉइल है, कॉइल में ना मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर रख रखी है, तभी तो एरिया वेक्टर पैरेलल हुआ। सो इस टाइम पर देन ईएमएफ, प्रोड्यूस ईएमएफ विल बी 0 sin ओमेगा टी 0, थीटा 0 बोले तो sin ओमेगा टी 0, तो ये हमारे पास हो गया बी ए ओमेगा साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो इनिशियली जब आपने रख रखा था परपेंडिकुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ, नो ईएमएफ बीइंग इंड्यूस, लेकिन जब आपने इस केस टू, अगर मैं इसको स्पेशल केसेस ले रहा हूं, तो जब मैं इसको 90 डिग्री से घुमा दूं ऐसे, कहां गया भाई, है ना,
ये मेरी कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, अभी ऐसे रखा हुआ है, अब इसको बिल्कुल ऐसे कर दिया, ठीक है, ये एरिया वेक्टर ऐसे चल रहा था इसका, ऐसे, और अब बिल्कुल ऐसे घुमा दिया इसको 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री से, तो प्लेन तो हो जाएगा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो केस 2 ले रहा हूं, व्हेन थीटा या ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट टाइम ए विल बी परपेंडिकुलर टू बी, दैट इज प्लेन ऑफ कॉइल, क्या हो जाएगा प्लेन ऑफ कॉइल, पैरेलल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। दिस टाइम साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो गई, 1। क्या ये वैल्यू मैक्सिमम होती है क्या, साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम, बाकी सब तो अब इसमें फिक्स चल रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा ही रहेगी कंटिन्यूएशन में, थीटा ही चेंज कर रहे हैं, तो बी ए ओमेगा और इंटू 1, तो ये बी ए ओमेगा होगी, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इस मैक्सिमम वैल्यू को बी ए ओमेगा को हम ई ना बोल करके क्या बोल रहे हैं, ई नॉट, तो ई मैक्स इज इक्वल टू बी ए ओमेगा, इसको ही ई नॉट बोल रहे हैं। ध्यान से देखो इक्वेशन 1 के अंदर बी ए ओमेगा को मैं ई मैक्स या ई नॉट लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, तो हमें क्या फॉर्मेट मिल गया, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, E is equals to E naught sin omega t, where E naught is the maximum value of induced EMF, that maximum value of that EMF which can be induced maximum during the maximum in the coil, ठीक है, तो E naught is the, और ये क्लियरली अब आपको नजर आ गई होगी, है ना, वेव मोशन वाली, जैसे साइनोसोइडल वेव की तरह से। तो इसका मतलब EMF जो वेरी करेगा वो किस मैनर में वेरी कर रहा होगा, साइनोसोइडल वेव। तो इसका मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊं, आपसे पूछा जाए कि व्हाट शुड बी द ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ ईएमएफ, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा भाई, यहां पे मैं बना रहा हूं, चूज द ऑप्शंस, ए 0, ठीक है, और इस तरीके से चल रहे होंगे, फिर ये जो भी वैल्यूज रहेंगी, 0 इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर है, ठीक है, यहां पर पाई, 2 पाई, 3 पाई इस तरीके से चल रही हैं, बी सी, जल्दी से बता दीजिए इन एबीसी में विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी। ठीक, समझ में आ गया ना, सिंपल है, साइनोसोइडल वेव है, E इज इक्वल टू ई नॉट, ये तो फिक्स वैल्यू हो गई बी ए ओमेगा, और साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी वाली वैल्यूज यहाँ पे चल रही होंगी, 0 पे 0 आएगी, 90 पर π/2 पे मैक्सिमम 1 आएगी, पाई पर 0 हो जाएगी, 3π/2 पर -1 हो जाएगी। क्या वाकई में -1 हो जाएगी? यस, लेट्स प्रूव इट। सो भाई जल्दी से बताइए, अगर मैं यहाँ पर केस 3 ले लूं, स्पेशल केस, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 3π/2, यानी कि पहले मैंने ऐसे रखा था, हाफ रोटेशन किया π/2, सेकंड रोटेशन किया पाई में तो 0 हो चुका होगा, फिर मैंने थर्ड हाफ रोटेशन किया 3π/2 से, π/2 के 3 रोटेशन कर चुका हूं। तो इस टाइम पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 3π/2 -1। तो -1 बोले तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू बी ए ओमेगा इंटू -1, बोले तो माइनस बी ए ओमेगा, लेकिन हमने बी ए ओमेगा तो ई नॉट बोल रखा है, तो E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट। E इज इक्वल टू क्या गया? माइनस ई नॉट। इसका मतलब π/2 पे आप ये बोल रहे हो, ये ई नॉट है, और 3π/2 पर ये है। क्लियरली ये देखिए, ये वैरी कर रहा है। फिर 2π पे 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 2π की वैल्यू 0, तो फिर 2π के बाद वापस ये इसका शेप ऐसा का ऐसा बनेगा। तो ये साइनोसॉइडल वेव के अंदर साइनोसॉइडली वैरी कर रहा होगा। क्या ये साइनोसॉइडल तरीके से जो ईएमएफ वैरी करता है, द ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और more appropriately potential difference which varies in each half cycle, एक हाफ साइकिल पॉजिटिव है, दूसरी हाफ साइकिल नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, उसको क्या बोलते हैं?
अल्टरनेट वोल्टेज, और अल्टरनेट वोल्टेज ही क्या जनरेट करता है? एसी, अल्टरनेट करंट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसी जनरेटर। तो इस तरीके से अगर मैं एक कॉइल को कंटिन्यूएशन में घुमाता रहूंगा तो हाफ रोटेशन 0 से पाई तक पॉजिटिव ईएमएफ यानी कि प्लस करंट जनरेट होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल में, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में पाई से 2 पाई में नेगेटिव करंट जनरेट होगी। तो ये आपका एक पॉजिटिव बन जाएगा, एक नेगेटिव बनेगा, एक पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव। कहां से कहां तक? 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, सो ऑन। सो 0 to 2 पाई के का एक पूरा 1 पीरियड हो गया जिसके अंदर जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है 0 to 2 पाई के बीच में। और ईएमएफ जहां पे पॉजिटिव है वहां करंट भी पॉजिटिव रहेगी, जहां ईएमएफ नेगेटिव है वहां करंट भी नेगेटिव होगी, यानी कि नीचे चल रही होगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसी करंट विच चेंजेस इट्स वैल्यू और इट्स डायरेक्शन in one cycle continuously and alternatively is called which current? Everyone? Alternating current. Alternate. And the current which does not change its direction with respect to time? DC. DC. Direct current. So कितनों को AC का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाँ भाई इस तरीके से कुछ बनेगा।